बात इसकी है कि अब आप जहां चार्जेस को लेके आओगे वहां ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? देयर इज ऑलरेडी अ सोर्स चार्ज लाइन देयर ड्यू टू विच देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड. अब इन एक्सटर्नल फील्ड में आप अपने Q1 Q2 ला रहे हो तो वहां पे तो ऑलरेडी पोटेंशियल लाई कर रहा है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, राइट? फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कुछ और. मान लो दिस इज पॉइंट ए, यहां पे मुझे चार्ज कौन सा लेके आना है? Q1. व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज? मैंने बताया W इज इक्वल टू Q इंटू V. वहां पे जितना पोटेंशियल है और जो चार्ज आप लेके आ रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई. पहले Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जिसके कारण यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं था. अब यहां पे Q1 को लाने में भी वर्क होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे पोटेंशियल भी है. तो Q1 को लाने में कितना वर्क होगा? जितना Q1 का मैग्नीट्यूड है और जितना यहां पे पोटेंशियल कितना है? V1. सो Q1 इंटू V1. फिर आप दूसरा चार्ज लेके आए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो कितना है? V2. माय क्वेश्चन टू यू इज, आपका जो सोर्स चार्ज है वो तो सेम है, तो अलग अलग पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल अलग अलग क्यों है? सार्थक, डिस्टेंस अलग है. बिकॉज आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R. मे बी द Q इज सेम बट दोनों पॉइंट के लिए R इज डिफरेंट. ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और. दैट्स व्हाई यहां पोटेंशियल V1 है, यहां पोटेंशियल V2. दोनों चार्जेस आ गए, वर्क हो गया Q1 V1 प्लस Q2 V2. बट ये जो Q2 है ये पहले की तरह Q1 के प्रेजेंस में भी तो आ रहा, तो वो वर्क डन भी ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब पहले अगर Q1 आ गया तो अब Q1 भी Q2 के प्रेजेंस को अफेक्ट करेगा. ये वर्क डन अपन ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं. दैट इज W12 कितना था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, वेयर R12 इज दिस डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का. So this is the total amount of work done when you bring two charges under the influence of external electric field. देखिए हेडिंग डालिए. Potential energy of a system of two charges. Potential energy, हाँ बेटा हेडिंग है. Potential energy of the system of two charges. भैया ये नहीं हेडिंग बोला ना. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही? हाँ भैया थोड़ी कट रही थी. ओके कट. अच्छा कट, कोई नहीं, कोई बात नहीं. हेडिंग है. रिकॉर्डिंग इसी में ऑन कर दे. ऑन है. In an external field. आओ फिर से बोल दे रहे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, राइट? मेक दिस डायग्राम.
charges consider two charges q1 and q2 having position vectors r1 and r2 and r2 are brought from infinity in an external electric field from infinity in an external electric field capital E vector full stop. Line change. Work done to bring the charge q1. Work done to bring the charge q1. W1 is equals to q1 v1. Since v1 is the potential at point A due to E vector, line change, work done to bring the charge q2. q2 due to q2 due to E vector W2 is equals to q2 v2. Also, line change. q2 is in the also q2 is in the electric field of q1. Electric field of q1. Therefore, W12 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. Therefore, total work done. पहले इसके ये वाला स्टेप लिख लेना, लेकिन W is equals to W1 plus W2 plus W12. ये स्टेप देन दिस. भैया हाँ बेटा, W12 को पढ़ेंगे कैसे? वर्क डन ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. भैया बट लिखते तो उसको यूजुअली उल्टा है, जैसे फोर्स लिखते हैं जब तो F21 लिख देते हैं.
F on 2 due to 1. हाँ, तो इसमें बेटा ऐसे W12, आई थिंक इनमें डिनोशन यही लिखा हुआ है, मैंने गलत तो नहीं लिखा? हाँ, यही ऐसे ही है, वर्क डन ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट? फोर्स को कैसे लिखते हैं? F12। तो इसमें F12 किसको लिखते हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, है ना? इसमें वर्क डन ऑन चार्ज 2 ड्यू टू, उल्टा आ रहा है ना? बट इन्होंने डिनोट ऐसे ही किया होगा शायद। लेट मी चेक। हाँ, ऐसे डिनोट किया है, पता नहीं वो दोनों जगह उल्टे क्यों है, बट दे यूज लाइक दिस डिनोशन। और भैया 1 2 3 में 3 के मतलब जो 3 पर हाँ 3 पे हो रहा है 2 और 1 के कारण। ठीक है भैया। ओके, डन। अब ये न्यूमेरिकल हर एक पे बनना चाहिए, राइट? देखिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है? इस तरीके से चार्जेस को अरेंज किया गया है। कहां से लाया गया है? इंफिनिटी से। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दीज 3 चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दीज पोजिशंस? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन? ऑफकोर्स ऐसी फॉर्म में आएगा 1/4πε0 Q के फॉर्म में, राइट? सो यू नीड टू कैलकुलेट कहां से इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी L दिया है, तो R2 माइनस R1 ही L दिया है, L माइनस L नहीं करोगे। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है R2 माइनस R1, वो ऑलरेडी L है। कि चाह क्या रहे हो तुम? ज्यादा सिंप्लिसिटी चाहिए, ऐसा कर लो। तो तुम्हारे क्या है? एक्सेस। इसके अंदर 3 चार्जेस लाए, अब देखा देखा ऐसा लग रहा भैया। कोई R1 कोई R2 की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ऑल दीज 3 चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी? कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। एक मिनट दीपेश, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है? हाँ बोल। ये प्लस और माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये हमसे क्या पूछ रहे? ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, आएगा कि नहीं? आंसर बताओ तुमको। क्या है? 1/4πε0। हाँ बेटा, नहीं 3 भी टाइम्स नहीं, मैंने कहा 1/4πε0 के फॉर्म में। अभी तुमने वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला निकाला ना, किस फॉर्म में आया था? 1/4πε0 के फॉर्म, तो उसी फॉर्म में निकालो, इसी फॉर्म में आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R समथिंग करके, ऐसा। बेसिक से करो, पहले पहला चार्ज लेके आओ, फिर दूसरा लेके आओ तो W12 आएगा, फिर तीसरा लेके आओ तो W13 आएगा। तीनों को क्या करो? ऐड, आंसर मिल जाएगा। भैया 1/4πε0 Q² अपॉन L और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सीलेंट। हाँ, कितना कह रहे हैं दीपेश? 1/4πε0 Q² अपॉन L और इसको 3 से मल्टीप्लाई। नहीं, वेरी गुड यश।
कितना 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये आ रहा है। एक क्वेश्चन हिला देता है। अब भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, कह रहे बेसिक से करो, बेसिक से करो। हाँ, अपॉन एल, वेरी गुड, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज एक चार्ज माइनस है। देखो चलिए, इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट था। एक ही बार आएगा वो 3 की जगह। प्लस में कि माइनस में? प्लस में आएगा। नहीं नहीं, माइनस में आएगा। समझते हैं, देखो। हाँ हाँ, आ गया। 1/4πε बोल दो ना। Q1 Q2 क्या है? सब Q है वहां। अरे देखो, 3 चार्जेस लेके आने, पहले वाला ये वाला ले आओ, कोई भी ले आओ, पहले में ये वाला कौन सा? माइनस ए पे है ना, ले आओ, तो W1 हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। बी वाला दूसरा लेके आए तो क्या निकल के आएगा? W12, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, where R is the distance between both the charges। Q1 कितना है? माइनस Q। Q2 कितना है? Q अपॉन L। कितना आ गया? 1/4πε0 माइनस Q स्क्वायर अपॉन L। इक्वेशन नंबर 1। 2 चार्जेस आ गए, अब तीसरा आएगा इन दोनों के प्रेजेंस में, जिसका मतलब क्या है? W1 2 3। इसका मतलब W तीसरे चार्ज को लाना है पहले के प्रेजेंस में, प्लस W तीसरे चार्ज को लाना है दूसरे के प्रेजेंस में। दो वर्क, इस चार्ज को लेके आना है इसके प्रेजेंस में भी और इसके प्रेजेंस में भी। जब इसके प्रेजेंस में लाओगे एक एक, तो हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन L, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन L, प्लस फिर इसी चार्ज को लेके आना है इसके प्रेजेंस में, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन L, तो Q स्क्वायर अपॉन L दोनों हो गए कैंसल, तो ये तो आया 0 है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? W1 प्लस W12 प्लस W12 3, 2 तो 0 है, यही लिखा टोटल। आ गया था। कह रहे स्टार्टिंग से, किससे करो? बेसिक से। वो साइन का पूछ रहा, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, बताया था। तो साइन यू विल कंसीडर इन द केस ऑफ पोटेंशियल, यही इस चीज को आसान बनाता है। तो फिर वही तो है होल कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन लिखो अच्छे से इसका, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो Q1 Q2 हमने कहा था लेने, वो हमने तो क्यों लिए है। चलो चलो जल्दी लिखो। समझ में आया? हाँ, जो डेरिवेशन है ना उसी को मैंने कर दिया, राइट। बट चार्जेस जब Q1 Q2 थे और Q3 था, अभी यहां पे माइनस Q प्लस Q है, तो उन Q1 Q2 Q3 की जगह वैल्यूज रखते जाओ तो आंसर आते जाएंगे।
शाबाश यश, पढ़ाई हो रही। डन। यूनिट ऑफ ई डॉट पी डॉट ई, यूनिट लिख लो। ये सिर्फ एक जनरल सी फॉर्मेलिटी है, बट करनी पड़ती है। लिख लीजिए जूल। जूल। आपने देखा होगा, मैंने W इज इक्वल्स टू या W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V था, ठीक। तो W इज इक्वल्स टू क्यू वी हो सकता है, एंड दैट W कुड बी U। U इज इक्वल्स टू क्यू वी हो सकता है, राइट? हो सकता है कि नहीं? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या है? V। तो W कितना हो जाएगा? Q इंटू V, और W ही तो U है, पोटेंशियल एनर्जी। सो U इज इक्वल्स टू क्यू वी, और आई कैन राइट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। सो व्हाट इज 1 जूल? 1 joule is the electric potential energy required to move a charge of 1 coulomb to a potential difference of 1 coulomb. ओके, यही प्रेम। Potential difference हाँ, कैसे डिफाइन करोगे 1 जूल? यहां से 1 जूल डिफाइन होगा ना। व्हाट इज 1 जूल? 1 पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट। 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब 1 कूलम का चार्ज मूव होता है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है? 1 जूल। और वो 1 जूल वर्क किसमें स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, इन 1 वोल्ट। ऐसे इन 1 वोल्ट डायरेक्ट नहीं बोलते, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो, ये क्यू, दिस इज ए, दिस इज बी। ए से लेके बी का डीवी कितना है? 1 वोल्ट। और चार्ज आपने कहां से मूव किया? ए से बी, कितना? 1 कूलम का। तो इस मूवमेंट में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ? 1 जूल। एंड दैट 1 जूल विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, राइट? लिखिए तीनों स्टेप जल्दी से। हाँ बेटा, बेटा बिकॉज जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू हुआ था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वर्क डन से ही आया। देखो, एनर्जी एंड वर्क आर द सेम थिंग, राइट? तो जो वर्क आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट में लाने में करते हो वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और अपन शुरू से कहते आ रहे हैं कि वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की। तो यहां पे वो किसके फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, 1 जूल is the energy required to move a charge of
coulomb through a potential difference of 1 volt. First of, another unit is इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका नाम सुना है पहले, पढ़ा है 11th। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे बहुत अच्छे से मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी वहीं से आती है। बट देख लो इंटरेस्ट के लिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तुम नहीं पता? जिसको नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? जूल। E इज द एलिमेंट्री चार्ज। इसको अगर कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। और वोल्ट ऑलरेडी SI में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट। सॉरी, ये कूलम है, ये वोल्ट है, तो क्या बन गया? जूल। तो कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये कितना लिखा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल ही लिखा है। यहां पे E लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E की जगह क्या लिख सकते हो? E इज द एलिमेंट्री चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कन्वर्ट कर लिया कूलम, और वोल्ट ऑलरेडी SI में है, तो वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। और इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो यही आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। राइट, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये निकलेगी मॉडर्न फिजिक्स से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कितना एक्सेलरेट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो कौन बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां यूज करते हैं? जहां पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे वहां पे। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, आई थिंक सो आपने इसको पहले देखा होगा, ये फॉर्मूला 12.27 इंटू रूट बी। नहीं देखा? Okay, modern physics में we will study about it. When an electron moves through a particular potential difference V, this is the energy. This is the energy. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां यूज होगी यूनिट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की एनर्जी निकालने में। डेफिनेशन क्या आई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे लिख लो ये 1 EV इज इक्वल्स टू दिस। दोनों स्टेप। One electron volt is the K dot E. 1 electron volt is the kinetic energy of an electron when it moves through a
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये तो सब मजाक चल रहा था, आज का मेन टॉपिक अब चालू होगा, राइट? देयर इज अ टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द टॉपिक। ये 7 प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन बोर्ड में 201% पक्का। ये 7 प्रॉपर्टीज आने वाले पूरे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस हर जगह लगेगी, राइट? These 7 properties are kinda important. You know already these 7 properties. अभी मैं आपको 7 गिनाऊंगा, लिखवाऊंगा, आपको ये सातों की सातों प्रॉपर्टीज कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है, राइट? नाउ राइट द हेडिंग। Behavior of conductors in an external field, in an external field। देखते हैं जल्दी जल्दी, आई मीन आराम से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, हेडिंग के बाद डालो नंबर 1, लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, in the interior of the conductor is zero। Very good, full stop। कोई था क्लास में से जिसको ये नहीं पता कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? जीरो। आई विल शो यू दिस राइट नाउ। सी, this is a conductor, right? In an external electric field E0, ठीक है, राइट? इस कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, E0, राइट? जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब ये वाला पोर्शन जो है ए मान लो, इस साइड वाला कंडक्टर का पोर्शन जो है बी मान लो, राइट? जब आप देखोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, यू नो दैट कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। They can easily move in the effect of external field, right? ये वाला इस फील्ड का चार्ज क्या पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव साइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? हाँ, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस कहां आ जाएंगे? ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? तो कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस, होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। जब आपके नेगेटिव चार्जेस यहां आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहां आएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इंडक्शन के कारण हुआ, राइट? फॉर कंडक्टर दिस E0 इज इक्वल टू EP। जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो किसकी इक्वल होती है? जो ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है ना, इसके। तो
अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 0। आपकी एक्सटर्नल एक डायरेक्शन में थी, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट कर दी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, दे बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर, दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर इज गॉट द कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? हाँ सर इसमें की जरूरत क्या है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कंडक्टर की सरफेस there is another way of showing it, right? Because I have to use the concept of induced electric field in the dielectric polarization. That's why I introduced EP. इसीलिए EP को इंट्रोड्यूस किया, राइट? ये तो कंडक्टर है, हमें इंसुलेटर में ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट? हाँ, कर लो बात है। देखो, दिस इज द कंडक्टर, राइट? आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी ई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब दी तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, तो फील्ड का ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव। कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव चार्ज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कंडक्टर के अंदर के सारे नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे और यहां पे कंडक्टर के जो है पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इंडक्शन के कारण। फॉर कंडक्टर इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ई नॉट इज इक्वल टू ईपी। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। डायरेक्शंस दोनों के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी? 0। गॉट इट? लिखिए, डायग्राम बनाइए छोटा सा। हाँ, अब कुछ अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। हाँ उसको है ना, हाँ इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ बैठने हाँ। वो तो चले जाएंगे, है ना। हाँ एक पॉइंट क्या है कि इतने मतलब बंद कर जाएगा, दोबारा आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, दोबारा चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मान लो कम हो गए बहुत ज़्यादा, हाँ ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए, हाँ। तो चल ही रहेगा ना उसमें तो इलेक्ट्रॉन। अपन को जो मतलब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमें उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करना है। तब आ जाएगी। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना कि हम कैसे ना कैसे करके उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दें। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है, मतलब हमें अपने अप्लायंसेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो उन अप्लायंसेस को किसके अंदर डाल दें? होलो कंडक्टर के। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग में ही स्क्रीनिंग की जाती है, जिसको तुम कह रहे हो चार्जेस इंट्रोड्यूस करना। अब उसको शील्ड तो कर दिया, अब ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल चार्जेस नहीं देने, तो फिर आप स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस सम चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। फर्दर कॉन्सेप्ट है, वहां पढ़ना है आईटी में, हमारे प्राण क्यों ले रहे? बनाए क्या तुम क्या समझ रहे हो? वो डाउट क्लियर। कंडक्टर सेकंड पॉइंट है ये। बेटा फर्स्ट ही है, इसी का एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं। इसका सातों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, बिकॉज द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। दे विल आस्क यू व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट देयर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में फोर्स लगता है Q नॉट इंटू E, दैट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? बिकॉज नेगेटिव चार्ज जो फोर्स फील करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, वो लिखा रहा हूं। A conductor contain large number of free electrons. Contain large number of free electrons. Full stop. When it is placed
in an electric field, placed in an electric field, ब्रैकेट में E नॉट वेक्टर, comma, each electron experiences a force, ब्रैकेट में F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस Q नॉट E नॉट वेक्टर, सॉरी ये Q नॉट नहीं, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? E. ब्रैकेट क्लोज, लाइन चेंज, पॉइंट A of the conductor becomes negatively charged. Point A of the conductor becomes negatively charged due to the transfer of electron, and point B becomes positively charged. Full stop. Line change. The redistribution of charges, will create its own additional field, called induced electric field. ब्रैकेट में EP वेक्टर, प्रेम ये P क्या सिग्निफाई करता है? हाँ, P क्यों यूज कर रहा हूं मैं? सोचना, ठीक है, लिखो, लाइन चेंज. द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड acts in a direction opposite to the direction of external field E naught vector, opposite to the direction of external field E naught vector, but its magnitude is equal to the external field, full stop. Thus, line change, thus net electric field E net vector is equals to E naught vector minus EP vector is equals to 0. आया ध्यान क्या है P?
पोलराइजेशन नाम का वर्ड सुना है? ये पोलराइजेशन ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन नहीं हो रहा। डायपोल को पोलराइज किया है, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस उसमें वर्ड पड़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। अभी कंडक्टर को पोलराइज किया है, अभी नॉन कंडक्टर को पोलराइज करेंगे, जिसको कहोगे डाइलेक्ट्रिक। यहां पे क्या है, पोलराइजेशन इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहां पे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं? इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल से एक इंसुलेटर बनता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से एक इंसुलेटर बनता है। वहां पे देखेंगे यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईपी में। आई विल एक्सप्लेन। नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the charged conductor, electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the किसके परपेंडिकुलर होगा? सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वेरी गुड। is perpendicular to the surface of the conductor. करना है, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, अपन को क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। तो तुम कह रहे प्रूफ करो, हम कह रहे नहीं है परपेंडिकुलर। ठीक। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है? ये, राइट। सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही? थीटा। बनाना कितना चाहिए था? 90, बट कितना बना रही? ठीक है, कोई बात नहीं। आई कैन रिजॉल्व दिस इनटू 2 वेक्टर्स। सरफेस से लगा हुआ टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि आएगा ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई साइन थीटा, कुछ भी मान लो, राइट। अगर सरफेस के टेंजेंशियल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना, सरफेस के टेंजेंशियल अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सरफेस पे करंट फ्लो हो जाएगा। क्या फ्लो हो जाएगा? करंट, जिसको आप कहते हो सरफेस करंट। किसका कॉन्सेप्ट है? सरफेस करंट का। अगर सरफेस के टेंजेंशियल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट फॉर द सरफेस करंट on the surface of the conductor. But we are studying about the electrostatics. Charges at rest. When the charges are at rest, there is no current. सरफेस पे अगर कंडक्टर की करंट ऐसे रखे रखे फ्लो हो गया तो उसको वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। So there will be no current on the surface of the conductor. That's why ये component possible नहीं है, ये component possible नहीं है। मतलब कि जो E cos थीटा है वो कितना होना चाहिए? 0। अब E तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि cos थीटा क्या होना चाहिए? 0। मतलब थीटा, मतलब कि सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही पॉसिबल है। समझ लो, द कॉन्सेप्ट इज किंडा वेग थोड़ा सा, बिकॉज यू पीपल डोंट नो अबाउट द सरफेस करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर सरफेस करंट। ये रीजन है नहीं, आपके एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, पर
but I am giving you so that you could remember कैसा क्यों हुआ, because we are studying about the electrostatics और आपका E cos थीटा सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब E cos थीटा ही पॉसिबल नहीं है, तो E cos थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 90. That's why the electric field is always perpendicular to the surface of the, देखिए ये वाला डायग्राम बना लो. पोटेंशियल देंगे तो भी पॉसिबल, सब पॉसिबल हो जाएगा. हाँ फिर हो जाएगा, फिर तो करंट फ्लो कर रहे हो ना आप. हाँ चार्जेस मूव हो जाएंगे. मेक दिस डायग्राम. आज क्लास लेट चालू हुई थी. यू पीपल शुड कम ऑन टाइम डोट. आप लोग 8:05 8:10 तक अच्छा बायो. अरे हमेशा पर शाम को तो तब अभी फिर यू शुड कम एटलीस्ट ऑन 8:05 मोर टू मोर, राइट. सपोज E vector is not perpendicular. Suppose E vector is not perpendicular. ऐसे बना ले करे to the surface and makes an angle theta theta. Full stop. Then line change. Then E cos theta is the tangential component. Which will cause the flow of charges on the surface. I dot E surface current. I dot E surface current. Full stop. But there is no surface current in electrostatics. But there is no surface current in electrostatics. Light change. Therefore, E cos theta is equals to 0. तीनों स्टेप. Theta is equals to 90. कोई दिक्कत नहीं. प्रॉपर्टी नंबर 3. net charge in the interior of the conductor is 0. is 0, right? प्रूव कर सकते हो इसी से. E dot ds is equals to q upon epsilon naught. पिछले पॉइंट में प्रूव किया कि कंडक्टर के अंदर सिंस E is equals to 0, तो q upon epsilon naught 0, it implies that q is equals to
लिख लीजिए, यूजिंग गॉस लॉ। ये सब सिंपल सिंपल है, लेकिन एक जगह आपको क्या है, कंडक्टर के बारे में एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। ये आपको पता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म। यहां पे आपको सातों के सातों एक जगह मिल जाएंगे, तो आप याद कर सकते हो। यूजिंग गॉस लॉ, पहला स्टेप, दूसरा, सिंस E is equals to 0, E vector is equals to 0 inside the conductor, inside the conductor, it implies that Q also 0. चार और हैं, चलो कल पढ़ें।